नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर और आसपास में जगहों पर आपको क्यूआर कोड्स लगे हुए देखने को मिल रहे होंगे। कहा जा रहा था कि क्यूआर कोड स्कैन करके अपील अपनी दर्ज करो। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ क्यूआर कोड उसमें से मुस्लिम समुदाय से थे, कुछ हिंदू समुदाय के लिए थे। तो ये क्यूआर कोड का कनेक्शन क्या है, वक्फ बोर्ड को लेकर के ये क्यूआर कोड क्यों जारी किए गए हैं, और क्योंकि अभी ये 13 सितंबर तक इसकी डेडलाइन थी क्यूआर कोड स्कैन करने की और अपनी आपत्तियां दर्ज करने की या अपना सपोर्ट दर्ज करने की, तो वो अब तो बीत चुका है। तो अब ऐसे में बात आती है कि स्कैन क्यों कराया जा रहा था और स्कैन कराने का लाभ किसको कितना मिला, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। आप देख पाओगे यहाँ पर आर्टिकल है, वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट बिल आया था, अभी अगस्त महीने में आया था। जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट बिल एक पेश किया था। ये बिल जब आया तब से हंगामा शुरू हो गया। ये अमेंडमेंट बिल 1995 में जो संशोधन हुआ था वक्फ बोर्ड का, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए ये बिल था। लेकिन जब से ये बिल आया तो इसमें बहुत सारा विरोधाभास आ गया संसद में भी, और ये बिल पास नहीं हो सका। तो फिर निर्णय ये लिया गया कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो एक जेपीसी का गठन किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, और उसमें टोटल 31 सदस्य रखे गए, 31 सदस्य। और इस जेपीसी की अध्यक्षता सौंपी गई जगदम्बिका पाल जी को, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। ये जब जेपीसी गठन हुआ तो उस पर अभी चर्चाएं चल रही थी, और इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने क्यूआर कोड जारी किए, और इस क्यूआर कोड के जरिए उन्होंने कहा कि जितने भी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं और भी अदर जो कम्युनिटी के हैं जो चाहते हैं वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट ना आए, ये नया बिल ना आए, इसको रद्द कर दिया जाए, वो लोग इस क्यूआर कोड के जरिए अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए डेडलाइन दी गई थी 13 सितंबर तक की, और अब ये 13 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई तो स्कैन कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें टहल रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कभी मार्केट में लोग लेकर के पोस्टर कार्ड घूम रहे हैं, कभी कहीं जगह जगह पर मस्जिदों वगैरह में क्यूआर कोड लगाए गए हैं, टेम्पो वगैरह पर तब पर को क्यूआर कोड लगाए गए थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, आपत्ति दर्ज करवाने के लिए मुहिम चलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने क्या किया कि उन्होंने अपना क्यूआर कोड जारी कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप वक्फ बोर्ड पर जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इसका सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर अपना सपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और ये भी क्यूआर कोड लोग स्कैन करना शुरू किए। मंदिरों वगैरह में ये भी लगना शुरू हो गए क्यूआर कोड। इन दोनों क्यूआर कोड की डेडलाइन जो है वो 13 तक थी, और करोड़ों की संख्या में, ऐसा बताया जा रहा है करोड़ों की संख्या में ईमेल लोगों ने किए हुए हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड है क्या, इसको लेकर के अमेंडमेंट क्यों आ रहा है, इस पर थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो आपको दी हुई है ऑलरेडी, लेकिन फिर से मैं आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पूरा डिटेल से बता दे रहा हूं। वक्फ का मतलब होता है कि इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां, मतलब ऐसी संपत्तियां जो धर्म के अर्थ के लिए, धर्म के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा दान में दी जाए, वो वक्फ बोर्ड के तहत आता है। वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड संभालता है, ठीक है ना। तो वक्फ बोर्ड जो है एक संस्था है जो देश भर की ऐसी संपत्तियों की निगरानी, मैनेजमेंट और उनकी देखरेख करता है जो धार्मिक या धर्मार्थ के लिए मुस्लिम कम्युनिटीज को दिया गया है। वक्फ बोर्ड कोई एक इकलौता बोर्ड नहीं है, देश भर में 30 से ज्यादा वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है, अभी आगे इसको आपको बताऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि इसके पास इतनी ज्यादा जमीन है कि भारत में वर्तमान में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे दोनों को अगर हटा दिया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी जमीन, सबसे बड़ा हिस्सा, भूभाग इनके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के पास जमीनें हैं, तीसरा सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास है। बताया जाता है कि 8.7 लाख संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं, जिनकी अनुमानित मूल्य है 1.2 लाख करोड़ की। ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन अगेन वक्फ बोर्ड भी अलग अलग हैं, उसमें राज्यों का अलग वक्फ बोर्ड है, ठीक है ना, राज्य वक्फ बोर्ड, उसके बाद एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, और सिया वक्फ बोर्ड अलग है, सिया कम्युनिटी के लिए, सुन्नी कम्युनिटी के लिए अलग वक्फ बोर्ड है, ठीक है ना। दोनों सिया के लिए सिया वाले काम करते हैं और सुन्नी के लिए सुन्नी वाले काम करते हैं। तो वक्फ का मतलब जो है दोस्तों एक अरबी शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है बंदी या निषेध, है ना। तो अब वक्फ बोर्ड पर लगातार आरोप लगते रहे हैं इसके नियम कानून को लेकर के। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये कहता है कि ये जो जमीन दी जा रही है अल्लाह के नाम पर दी जा रही है, ये इनके इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख करते हैं।
अब इसमें दिक्कत ये होती है कि इनके वाले संशोधन में जो 1995 में आया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी लैंड पर, किसी जमीन के भूभाग पर, किसी संपत्ति पर अगर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जता दिया, अगर कह दिया कि ये जमीन हमारी है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वो जिस भी किसी व्यक्ति या संस्था की रहती थी, वो कहीं और जाकर के इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल में वो नहीं जा सकता था। उसको अपनी लड़ाई या अपना संपत्ति पर अपना अधिकार बताने के लिए जो प्रूफ वगैरह होता है, वो वक्फ बोर्ड को ही देना पड़ता था, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता था अपना डिस्प्यूट बताने के लिए, और ना के बराबर चांसेस रहते थे जबकि उसकी संपत्ति उसे वापस मिल पाए। मतलब एक बार अगर वक्फ बोर्ड ने हक जता दिया तो फिर समझो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, और लगभग ना के बराबर ऐसे केसेस थे जिसमें वो जमीन दोबारा से उस व्यक्ति को मिल पाती थी, है ना। धर्मार्थ के लिए ये ऐसा किया जाता था। अभी देखा आपने तमिलनाडु में एक गांव ऐसा था, वो पूरा का पूरा गांव खाली कराया गया बस यही बता करके कि वो जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के तहत आती है, तो यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो अब इसी चीज को लेकर के ये बिल लाया जा रहा है। ये बिल जो है ये काम क्या करेगा, एक्चुअली में ये बिल एक संशोधन है, और ये संशोधन वक्फ अधिनियम 1995 में जो शक्तियां दी गई थी इसी का संशोधन कर रहा है। और भी छोटे मोटे और बदलाव किए गए हैं। जैसे क्या क्या संशोधन किया जा रहा है इस बिल में, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि अब इस नए वाले बिल के अनुसार जमीन पर कोई दावा करता है तो वो ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब जगह भी अपील कर सकेगा, और वहां पर सुनवाई होगी कि वो असली में जमीन किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या उस व्यक्ति की है। इसके अलावा, और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, इसके अलावा अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकेगी। मतलब अगर मान लो ट्रिब्यूनल पर ही गया, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही गया मामला, और वक्फ बोर्ड ने कोई व्यक्ति क्या या जिसका संपत्ति है उसके खिलाफ कोई फैसला सुना दिया, तो वो हाई कोर्ट में जाकर अपील भी कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, वक्फ ट्रिब्यूनल अगर जो कह देता तो वो आखिरी माना जाता था। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति अब नहीं होगी। मतलब जहां पर कोई मस्जिद बनी हुई है लेकिन जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनवा रखी है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड के नाम नहीं लिखेगा तब तक वक्फ बोर्ड का उसका अधिकार उस पर नहीं रहेगा, उस मस्जिद पर उस व्यक्ति का ही अधिकार रहेगा जब तक वो अपनी स्वेच्छा से दान नहीं करता है तब। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बाय डिफॉल्ट वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। भले ही कोई अपने, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो इसको, जैसे कोई हिंदू ही है, अगर मान लो वो अपने घर के सामने अपने पूजा पाठ के लिए मंदिर बनवाता है ना, आप समझो इसको, मान लो वो मंदिर बनवाता है, अब कोई एक बोर्ड हो मंदिर का, और वो कल को आकर के कहे कि भाई ये जो मंदिर है ना, मंदिर के आसपास का जो भी प्रॉपर्टी है, जितना आपने मतलब इसके अंदर रखा हुआ है और ये मंदिर है, ये सब आपका इस बोर्ड का हो जाएगा, आपका इस पर अधिकार नहीं रहेगा। अब वो व्यक्ति क्या कहेगा, वो कहेगा भाई साहब इसको बनवाए तो हमारे पुरखे पूर्वज हैं, या हमने इसको बनवाया हुआ है, आपके पास कैसे चले गई। तो ऐसे भी बहुत सारे मामले देखने को मिलते थे। मतलब मुस्लिम में ही होकर के वो उनके खिलाफ हो जाता था, उनकी ही प्रॉपर्टी कई कई बार चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जब तक वो व्यक्ति ये ना कहे कि हमने ठीक है मस्जिद बनवाई तो है लेकिन अभी हमारे ही पास रहेगी, अभी हम दान नहीं करेंगे, तब तक वो वक्फ बोर्ड का नहीं माना जाएगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। अब तक वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग रहते थे और उसमें महिलाएं नहीं रहती थी वक्फ बोर्ड के सदस्य में, लेकिन अब कम से कम 2 महिलाएं या फिर कम से कम 2 और भी अदर कम्युनिटी के लोग भी उसमें रहेंगे। ये यहाँ पर चीजें की गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये कुछ नए चीजें हैं, नए संशोधन है जो आने वाले हैं, जिसको लेकर के ये मामला जो है ये चला गया है अब जेपीसी के पास। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति में कोई मामला तब जाता है जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है और उसमें दोनों सदनों के सदस्य मिल करके कोई चीज एक समिति बनाते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं, फाइनल जाकर के वो रिपोर्ट अपना देते हैं कि क्या डिसीजन हम लोगों ने लिया है मिलकर, इसमें संशोधन किए जाए तो क्या क्या सुधार करने चाहिए, कौन सा वाला पॉइंट हटाना है, कौन सा वाला पॉइंट ऐड करना है। अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए ये संशोधन बिल में है, मतलब कि इसमें ये लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। अब जेपीसी के बाद जो रिपोर्ट फाइनल आएगी तो इसमें हो सकता है कुछ और पॉइंट्स ऐड किए जाएं, हो सकता है कुछ और पॉइंट हटा दिए जाएं, है ना। तो जब वो रिपोर्ट जो जेपीसी की सौंपी जाएगी सरकार में, तो सरकार तब जाकर के उस बिल को पेश करेगी फिर से, और फिर तब जाकर के वो बनेगा एक्ट। जब एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तभी वो लागू होगा। अच्छा, ये किसी की संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं है, ये उनकी धारा 40 में मेंशन है। इस धारा 40 को ही हटाने की बात चल रही है, ये बात ध्यान रखना, धारा 40 पूछा जा सकता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, जैसे बिल संविधान के क्या खिलाफ है, तो इन्होंने कहा है, किरण रिजिजू जी ने इसका
इसका जवाब दिया है नहीं, ये किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता है। वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, 1954 में जब से आया है, 1964 से लेकर के कई बार इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 में भी हुआ था। बिल में क्या किसी का हक छीना जा रहा है? इसमें किसी के हक छीनने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है, ये इनका कहना है। वक्फ संशोधन बिल क्यों लाएं? ये इनका कहना यह है क्योंकि अब इनके अनुसार आंसर इसका इन्होंने दिया है कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है, 1954 के बाद आया है और कई बार संशोधन किए गए हैं। हम जो कर रहे हैं संशोधन ये 1995 वाला है, जो 1995 में जो चीजें आई थी आर्टिकल 40 था, उसी को हटाने की बात कर रहे हैं। अब क्यूआर कोड के जरिए सभी ने अपना मेंशन किया, आपत्तियां वगैरह दर्ज की, हिंदू संगठनों ने भी फिर इसका सपोर्ट में समर्थन किया। और एक वेबसाइट के मुताबिक देखो, अब इस वेबसाइट की हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, एमजेटी एजुकेशन पुष्टि नहीं कर रहा है ये, लेकिन इंडिया टुमारो नाम की वेबसाइट है, इन्होंने ये कहा है कि नियरली 6 करोड़ ईमेल्स आ चुके हैं सेंड टू जेपीसी, मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, यानी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो भेजा गया है वो है। तो ये बताया गया है, क्लेम किया है AIMPLB ने, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये सत्य है कि असत्य है, इसकी खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, एक रिपोर्ट्स है जो घूम रही है, इसको मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं, ये सपोर्ट जो है ये गया जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज होने वाली थी मीटिंग, आज का ही आप आर्टिकल देख पाओगे, 18 सितंबर का है ये, तो आज होनी थी मीटिंग, लेकिन यहां पर कहना यह है कि ड्यू टू टेक्निकल रीजंस वक्फ का अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो जेपीसी था, इसने आज की मीटिंग जो है ये ट्रांसफर कर दी है, पोस्टपोन कर दी है। अब अगली मीटिंग कब होगी? तो अगली मीटिंग जो होगी ये सितंबर 19 और 20 को होने वाली है, यानी कि कल और परसों होने वाली है ये मीटिंग जेपीसी की, जिस पर ये जो आपत्तियां आई हैं इनको लेकर के और भी बाकी जो इनकी चर्चाएं हैं वो चलेंगी। तो मतलब अभी जेपीसी का निर्णय नहीं आया है, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्णय आएगा तब पता चलेगा कि ये बिल आएगा कि नहीं। वैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी जब 100 दिनों का पहला 100 दिन तीसरे कार्यकाल पीएम मोदी का जब इन्होंने खाका पेश किया कि हमने 100 दिनों में क्या क्या किया, उसी स्पीच में इन्होंने यह भी कहा है कि जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल है is committed to the management, preservation and misuse of वक्फ properties. It would be passed in the parliament in the coming days. आने वाले दिनों में ये पास भी होगा। ये मतलब पूरा कह दे रहे हैं कि हम ये बिल ला रहे हैं और हम ये पास करके भी दिखाएंगे, ये पास करवाएंगे वक्फ बोर्ड का, ये गृह मंत्री जी का कहना है। फिलहाल इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आ पाएगा या फिर ये नहीं आएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।